अस्सलाम वालेकुम जब्बार, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने का हार्ट टू आर्ट को। हम इस नशिस्त का बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आखिर आज टाइम निकल ही गया। थैंक यू मुझे इनवाइट करने का। और आई थिंक RTV, आप और फारहान एक बहुत हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, और इस तरह की ये डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिजर्व होगी आर्टिस्ट से उसके काम के बारे में बातचीत या उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो बहुत आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत इम्पोर्टेंस रखेगी। हम कोशिश यही करते हैं, हमारी ऑडियंस बड़ी वेरीड किस्म की है, उसमें आर्टिस्ट भी देखते हैं इस प्रोग्राम को, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ सवाल जो होते हैं वो उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर हमारे प्लान हुए होते हैं। मैं सोच रहा था कि हम बात शुरू करें, जैसे हर चीज़ शुरू होती है उसकी इब्तिदा से। तो हम आपके काम के बारे में अगर यहाँ से बात शुरू करें कि कहाँ से वो जो एक कहते हैं कि बर्थ ऑफ अ थॉट, वो कहाँ से शुरू होती है, या वो क्या एक्सपीरियंस होता है कि आप हैं, कौन सी चीज़ है जहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट बनता है और वहाँ से ख्याल आना शुरू होता है। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये बात, मुझे ये लगता है कि हम सब जो है वो दो दुनियाओं में रहते हैं साइमल्टेनियसली। एक ये फिज़िकल वर्ल्ड है जो जिसमें हम देखते हैं और जिससे इंटरेक्ट करने के लिए आपका बोलना, देखना, जिससे 5 सेंसेस आपके होते। लेकिन एक आपका इनर वर्ल्ड है जिसके लिए शायद ये सारे सेंसेस नहीं रिक्वायर्ड होते। वो कोई और तरह का एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपकी आंखें बंद होती हैं और आप बात नहीं करते और ख़ामोशी की एक सर्टेन आवाज़ होती है। तो जो थॉट की बर्थ है वो भी एक काइंड ऑफ साइमल्टेनियसली, जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती जाती है, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस वाइड होते जाते हैं, जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ आना शुरू होती हैं वो। और ये ऐसा नहीं होता कि आज से 20 साल पहले जो चीज़ सोची थी तो वही आज सोच रहे हैं। वही मैं जैसे कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इवॉल्व करते हैं, आपकी वोकैबुलरी इवॉल्व करती है, आपकी इमेजरी इवॉल्व करती है, आपके मीडियम्स इवॉल्व करते हैं, आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व करती है। थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सर्टन काम आपने प्रोड्यूस करना है तो वो कहाँ से शुरू होता है? जब स्टूडियो में दाखिल होते हैं तो आप स्टूडियो में एक ऑलरेडी एक ख्याल के साथ एंटर होते हैं कि आज ये बनाना है, या फिर वहाँ जाके स्टार्ट होती है चीज़? आई थिंक दानिश, इसमें सर्टन आई वुड से सर्टन लेवल होते हैं जिस पे कि आर्टिस्ट मुख्तलिफ तरह से प्रैक्टिस करता है। यानी जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस किसी और तरह से होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई असाइनमेंट मिल रही होती है, उस असाइनमेंट को फिर आप इंटरप्रेट करते हैं और फिर उस पर आप काम करते हैं। या फिर अर्ली टाइम में आप चीज़ें देख रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो जो एक स्ट्रगल का या टाइम होता है जिसमें आप एक पर्सनल वोकैबुलरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें एक एज एन आर्टिस्ट आपकी प्रैक्टिस किसी और तरह से होती है। यानी आप स्केचेस कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, या स्कल्पचर कर रहे हैं, या फॉर्म को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक इंटेंशन ये होती है कि आपका एक पर्सनल मार्क बने, आपकी एक पर्सनल वोकैबुलरी डेवलप हो। वंस यू गेट योर पर्सनल वोकैबुलरी एक सर्टेन लेवल पर, फिर क्या होता है कि फिर वो थॉट, वो क्या करना है, और वो उसकी कोई डिवीज़न रहती नहीं है। मतलब वो सब चीज़ें, अब जैसे मैं स्टूडियो में जा सोच के नहीं जाता कि मैंने ये करना है। अब स्टूडियो में सर्टेन चीज़ें हैं, सर्टेन टूल्स हैं, सर्टेन मीडियम्स हैं, कुछ काम प्रोसेस में है, कुछ तो वट एवर यू फील लाइक, और वो चीज़ें मतलब होना शुरू हो जाती हैं। कुछ जो आपकी कांस्टेंट वोकैबुलरी में से चीज़ें वो आप कर रहे होते हैं, कुछ आप नए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और मतलब मुझे इसको भी डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है कि थॉट पहले आता है या काम पहले शुरू होता है, या आप उसका कॉन्सेप्ट पहले सोचते हो, या कुछ साइमल्टेनियसली चीज़ें चल रही होती हैं। और वो एक समटाइम्स करते करते जो आपका काम है वो आपको रास्ते दिखाता है। कभी कभी आप डिक्टेट करते हो कि अच्छा मुझे ये करना है, तो वो एक उस मोड में आप रहते हैं एक सेंस में मौजूद, तो वो आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि आप ऑलरेडी उसमें हैं। बस स्टूडियो में बैठे तो खुद ब खुद चीज़ें ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती हैं। आई थिंक मतलब शायद ये मोस्टली आर्टिस्ट के साथ होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे तो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। यानी मैं इस वक्त अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो दिमाग में ये कन्वर्सेशन तो चल रही है, यानी लेकिन और भी चीज़ें शायद सबकॉन्शियसली वो हो रही हैं। तो आप स्टूडियो में हो या ना हो, आप बैठे हो, आप दोस्तों में बैठे हो, या आप घर में बैठे हो, या इवन आप किसी पार्टी में बैठे हो, तो एज एन आर्टिस्ट आपका दिमाग जो है वो रुकता नहीं, वो कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें, क्योंकि
जो इंस्पिरेशन है वो या तो इस आउटर वर्ल्ड से आएगी, या वो जो इनर वर्ल्ड है वो एक अलग तरह की दुनिया है, वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो सम टाइम कोई इंसिडेंट होता है, यानी आप कहीं बैठे हैं, कोई चीज़ हुई और एकदम फ़ौरन से वो कहीं आपके उस आइडिया का पार्ट बन जाती है कि अच्छा वो जो काम आप कर रहे हो उसमें ये एलिमेंट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इस तरह होता है। सो ऑब्वियसली मैं इसको इस तरह से लेके चलना चाह रहा था कि हम उसकी लैंग्वेज, उसकी मीनिंग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पहुँचें, लेकिन शुरू में हम सरफेस को कवर करें कि हम कैसे एंटर होते हैं किसी चीज़ के अंदर। तो जो स्टूडियो है, वो जो इन्वायरमेंट है, इक्विपमेंट है आपका ज़ाहिर है एक स्टूडियो, एक ख़ास तरह का स्टूडियो है, तो वो किस तरह से आपको हेल्प करता है, पुश करता है, मे बी वो आपने कैसे उसको डिज़ाइन किया है कि जो आपकी प्रोडक्शन में आसानी पैदा करता है स्टूडियो? अच्छा, मेरे स्टूडियो का और या शायद जो जिस तरह से मेरा कैरियर इवॉल्व हुआ है उसमें बड़ी एक काइंड ऑफ सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी इस तरह से है कि मैंने हमेशा से अपने आप को बहुत ओपन रखा चीज़ों के बारे में, इन टर्म्स ऑफ मीडियम्स, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस के, आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर मेरा दिल कभी किया कि मैंने इंक एंड वॉश करना है तो मैंने इंक एंड वॉश कर लिया, कभी मेरा दिल करता है कि क्ले से काम करना है, मैंने क्ले से कर लिया, कभी वुड से कर लिया, कभी जो कन्वेंशनल मटेरियल है वो, और या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो मटेरियल। तो मैंने वोकैबुलरी हमेशा उसको ओपन रखा। तो उससे क्या, उससे उसका शायद एडवांटेज ये हुआ कि एक बहुत डाइवर्स रेंज और एक डाइवर्स बॉडी ऑफ वर्क प्रोड्यूस करने में मैं कामयाब रहा। और मतलब उसमें एक स्टूडियो में अब ये कि शायद मैं अगर क्ले में काम नहीं भी कर रहा तो क्ले से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर मैं वुड में काम नहीं भी कर रहा तो वुड से रिलेटेड, अब मैं क्योंकि मेटल में काम कर रहा हूँ तो मेटल पे तो चीज़ें चल रही हैं। सो मेरा स्टूडियो एक बड़ा उस तरह से एक डाइवर्स मीडियम के हवाले से इक्विप्ड एक सर्टन लेवल पर कि मुझे अगर किसी भी वक्त कुछ करने का दिल चाहे तो मुझे ये ना हो कि अच्छा वो चीज़ मैं ढूंढूं या लाऊं, वो वहाँ है। हाँ, तो उसी तरह से आपने सेटअप किया हुआ है कि हर चीज़ मौजूद हो। ऑब्वियसली जो चीज़ अवेलेबल है उसी के साथ प्ले करके आर्टिस्ट कुछ ना कुछ बना सक रहा होता है। लेकिन काम बनाते वक्त अब क्या जहन में, मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ क्योंकि मैं खुद भी बनाता हूँ तो मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ कि बनाते वक्त है कौन जहन में? क्या वो जो आपकी ऑडियंस है वो है जो गैलरी में जा रहे हैं लोग, या आप खुद अपनी ऑडियंस हैं? क्या किस तरह से उसके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं अपने काम के साथ, किस लेवल पे करते हैं? देखें, जब मैं ऑनेस्टली जब स्टूडियो में होता हूँ ना तो मैं होता हूँ और मेरा काम होता है और उसी से डायलॉग चल रहा होता है। मेरे जहन में बिल्कुल ये नहीं होता कि ये कहाँ एग्जिबिट होगा, मेरे जहन में बिल्कुल ये नहीं होता कि कौन अप्रिशिएट करेगा इसको या कौन नहीं करेगा या क्या। वो बिल्कुल मेरे लिए मतलब शायद मेरे 1% भी नहीं आता। एग्जीबिशन को छोड़ के ऑडियंस इस सेंस में कि कौन लोग मेरा काम देखते हैं और उनसे आप बैकग्राउंड में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना काम बनाते वक्त, ऐसा होता है क्या? नहीं, देखें ऐसा होता है कि जब आप काम अपना शेयर करते हो और उस पर जो फीडबैक मिलता है वो आपके सबकॉन्शियस में रहता है कि यार अच्छा किसने क्या। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट उसी टाइम अप्लाई हो सकता है। वो आज आपने मेरे काम के बारे में कोई बात मुझे कही और वो हो सकता है कि 10 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हो कि अच्छा यार वो उसका इनपुट आ जाएगा। वो नेचुरल है, वो तो होता है। लेकिन जिस वक्त स्टूडियो में आप कोई काम प्रोड्यूस करें तो मेरा ये कंसर्न नहीं होता कि ये मैं कहाँ दिखाऊंगा या कौन देखेगा या इस पर किस तरह का फीड, यानी इसमें मेरी टारगेट ऑडियंस मैं खुद ही हूँ। यानी सबसे पहले मुझे अपने आप को इम्प्रेस करना है, अपने आप को खुश करना है या अपने आप को अपने काम को खुद एंजॉय करना है। उसके बाद जब वो काइंड ऑफ जब शेयर होता है, चाहे वो एग्जीबिशन की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, उस पर फिर फीडबैक जो आती है उसको फिर मैं एनालाइज करता हूँ कि कहाँ क्या, अगर एप्रिसिएशन है तो उसका क्या लेवल है या अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो उसका क्या लेवल है। तो वो होता है, लेकिन काम करने के दौरान नहीं। अच्छा, तो अगर हम स्टूडियो में देखें जो आपके पास इक्विपमेंट और मटेरियल है, आप वो एक डिफरेंट तरह के आर्टिस्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक टीम के साथ काम करते हैं, वो अपने काम को डेवलप करने में मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स के लिए मुख्तलिफ तरह के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं अपने काम के साथ। आप ज़्यादातर चाहते हैं कि अपने हाथ से काम करें, इसकी क्या वजह है? क्यों ये जानबूझ के ट्रेडिशनल जो एक तरीका है काम करने का, उस चीज़ को आप जो नई वाली प्रैक्टिसेस हैं उसके ऑपोजिशन में कहते हैं, या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं?
कि आप क्या करते हैं, क्यों अपने हाथ से काम करने को प्रेफर करते हैं चाहे वो कितना बड़ा भी पीस हो? नहीं, इसमें देखें, इसमें ये होता है कि एक तो ये कि अपने हाथ से काम करने की एक्साइटमेंट का लेवल ही फ़र्क है, और दूसरा ये कि आप आर्ट में शायद जो फाइनल प्रोडक्ट है या जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका प्रोसेस है। और ये जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना कि काम इवॉल्व कैसे होता है, वो उस प्रोसेस की वजह से ही इवॉल्व होता है। यानी अगर प्रोसेस, मैं कुछ चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं हो रही, वो ना होने की सूरत में कुछ और हो गया तो मुझे एक और डायरेक्शन मिल गई। अगर वो मैं कर ही नहीं रहा होता तो मुझे वो डायरेक्शन शायद ना मिलती जो शायद उससे बेहतर है जो मैं करने की कोशिश कर रहा था। समझ ना मुझे? तो उसमें अच्छा, मेरी आई फील ब्लेस कि वो जो टेक्निकलिटीज़ के हैंगअप्स होते हैं ना लोगों के, कि ये मैं, वो मेरे साथ शुक्र है कि वो नहीं है। यानी मुझे अगर वुड में काम करना है तो मुझे कोई इशू नहीं है, मेटल में करना है तो कोई इशू नहीं है। ऑल्दो मैंने शायद ज़िंदगी में कभी, यानी जब मैंने स्कल्पचर मेजर लिया था तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कभी, यानी उससे पहले तो शायद स्कल्पचर का लफ्ज़ भी नहीं सुना, वुड में करेंगे या वुड में करूँगा या मेटल में करूँगा या क्ले में ट्रेडिशनल उसमें करूँगा। लेकिन वो यही जो मैंने शुरू में कहा कि ओपन रखा हुआ था, तो ये एक एक्साइटमेंट इस काम की लगी तो उसमें आ गए। अब मुझे अगर किसी स्टेज पे लगता है कि मैंने आज से शायद 10 साल पहले मेटल का मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं मेटल में काम करूँगा, लेकिन वो कुछ करते करते कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ हो गया होगा, या कोई रास्ता मुझे मिला तो फिर वो काम प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। और आई थिंक मुझे ये लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, देखें, एक सर्टेन लेवल का काम है। एक कोई चीज़ ऐसी है कि वो अकेला कोई उठा ही नहीं सकता, तो उसे 4 लोगों की हेल्प चाहिए उठाने के लिए। लेकिन वो अगर अपना हाथ भी उसमें ना लगाए और वो डिटैच होके चौथा या 5वां बंदा उसके साथ इंगेज कर ले, तो मुझे लगता है कि ज़रा सी प्रॉब्लम है। अच्छा, वो आपकी ओपिनियन, लेकिन सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में ऐड करना चाहूँ कि वो जो हैंगअप्स हैं या जो भी एक्सीडेंट्स हैं या जो भी है, वो आप खुद अपने तौर पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। एब्सोल्युटली, और वही उसकी ब्यूटी है और वही उसका प्लेजर है आर्ट का, कि उसी से आप इवॉल्व करते हो, उसी से चीज़ें होती। मैं उसको कोई गलत या बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो लोग उस प्लेजर से, उस एक्सपीरियंस से महरूम हो जाते हैं जो पर्सनली करने से आता है, या जो उसमें जो गलतियाँ करते हैं, वही जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि जो गलत होता है या जो नहीं हो रहा होता, ना होने की सूरत में जो दूसरा रास्ता मिलता है या दूसरा रास्ता आप ढूंढते हो वो किसी और तरफ ले जाता है। तो ये एक कांस्टेंट जो है वो आपकी स्ट्रगल चल रही होती है और उस स्ट्रगल का ही प्लेजर है। और मे बी उसकी दूसरे किस्म के कुछ काम जो होते होंगे उनकी सिग्निफिकेंस डिफरेंट होती है, वो उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते जो आप इस वक्त जिसकी बात कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ किसी और तरह से ट्रांसलेट हो रहा होता है आर्ट के ऑब्जेक्ट की सूरत में, तो शायद वहाँ पर गुंजाइश बन जाती है। लेकिन अगर हम इसको लेकर आए कि अब हम ये बात करना शुरू करें, भाई कह क्या रहा है आपका काम, मतलब ऑब्वियसली एक कॉमन थ्रेड होता है 25-30 साल से, जो चीज़ है जहन में वो उसी तरह से निकलती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से शेप लेती है, मुख्तलिफ मटीरियल उसको इजाज़त देते हैं, लेकिन वो है क्या, एग्जिस्टेंशियल पोजीशन है कि इंसान कहाँ है और उसके, मुझे तो फिगरेटिव काम को सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो ज़ाहिर है वुड के स्कल्पचर्स में और फिर पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा। तो वो कौन लोग हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो इस तरह की ख़ास तरह की फॉर्म क्यों ली उन्होंने? अच्छा दानिश, इसका जवाब देने से पहले जो हम पहले थोड़ी सी बात कर रहे थे उसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कमेंट मैं और दे दूं कि वो अब क्या हुआ है कि आर्ट से रिलेटेड फील्ड इतनी मर्ज हो गई हैं आपस में कि पता नहीं चलता कि कहाँ आर्ट शुरू हो रहा है, कहाँ डिज़ाइन शुरू हो रहा है, कहाँ आर्किटेक्चर शुरू हो रहा है या कहाँ। तो अब होता ये है कि जैसे एग्जांपल ये दी जाती है कि आर्किटेक्ट अगर कोई घर बनाता है तो वो खुद से तो ईंटें नहीं लगाता ना, वो तो प्लान आउट करता है, उसके डिज़ाइन करता है, उसके लेआउट करके फिर एक इंजीनियर होता है या ये होता है। अब उसी अगर जिन आर्टिस्ट की अप्रोच उस तरह की है कि वो दे फील देमसेल्फ लाइक एन आर्किटेक्ट, वो फिर अगर लेबर हायर करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, उसमें ये भी है कि समटाइम्स काम के स्केल, जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ आप उठा ही नहीं सकते अकेले, तो आपको चाहिए, तो समटाइम्स काम का स्केल ऐसा होता है कि आपको लामहला लोग चाहिए होते हैं। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे वो आर्किटेक्ट वो डिज़ाइन भी ना करे, उसने डिज़ाइन करने के लिए भी लोग रखे हुए हों, मतलब वो तो अलग डिस्कशन होगी, फिर ज़ाहिर है वो कहीं से कहीं बात चली जाती है। तो उसमें सिर्फ मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ या जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी हेल्प लेता हूँ। ये नहीं कि मैं जहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें आउट ऑफ
मेरे उससे कंट्रोल से बाहर हैं, स्केल बहुत बड़ा है, तो मुझे भी लेना पड़ता है, लेकिन मैं एंजॉय उसको करता हूँ कि चीज़ों में मेरा हाथ रहे। ठीक है, वो मैं बिल्कुल समझ गया कि क्यों रहे, वो भी आपने बात की कि आप खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये कि अगेन कि वो वोकेबलरी कैसे इवॉल्व हुई, इसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, मतलब कि मैंने सोचा हो कि मैं ये बनाऊंगा तो फिर ये बनाऊंगा तो फिर ये बनाऊंगा। एक बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू एक स्कल्पचर मेजर लेने का डिसीजन ले लिया, कुछ सोचा था कि अच्छा ये होगा तो ये हो जाएगा। फिगर में, फिगरेटिव काम में हमेशा से इंटरेस्ट था, यानी ह्यूमन फॉर्म में। तो स्कल्पचर में वहाँ कोशिश ये की कि एकेडमिकली जिस तरह से जिस काम को आप रियलिस्टिक कहते हो या एकेडमिक कहते हो, उसमें ये कोशिश की कि इसको जितना मैक्सिमम अंडरस्टैंड किया जाए। तो फिगर की नोक पलक, एनाटमी और ये और वो सारी, वो अपने एनसीए के टाइम में वो बहुत वो काम किया। अच्छा, एक सर्टेन लेवल पर जाके ये भी लगा कि अच्छा ये तो मैं किसी को मॉडल को देख के तो एज इट इज़ बना लूँगा, तो इसमें मतलब और क्या हो सकता है, यानी क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर मॉडल ना हो तो क्या, तो उसमें ये हुआ कि वो एक, जब आप इमेजिनेशन से काम करने की शुरू किया तो एक सर्टेन फॉर्म डेवलप होना शुरू हुई। अब अगेन उस फॉर्म से आप कम्युनिकेट करते हो कि अच्छा ये क्या कह रही है, ये क्या बन रहा है। तो समटाइम जो आप अपने काम को एक टाइटल देते हो, वो टाइटल भी आपने कभी नहीं सोचा होता कि अब जैसे मैंने अगर मेरे एक सीरीज़ को ऑर्डिनरी सोल मैंने कहा, तो मुझे तो मैं वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई ऑर्डिनरी सोल होगा, वो तो होता चला गया। तो एकेडमिकली वो चीज़ों को एक बहुत जितनी भी मैक्सिमम परफेक्शन के साथ अंडरस्टैंड करने के बाद फिर जब ये सवाल शुरू हुआ कि अच्छा अब इसमें आपका अपना क्या, तो वो चीज़ों को मैंने वही फिगर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, सिंप्लीफिकेशन की तरफ मैं लेकर गया। तो वो एक ऑर्डिनरी सोल की सीरीज जो है वो डेवलप हुई, जिसमें वो वुड कार्विंग भी है। हाँ, लेकिन उसकी ख़ास बात ये भी ना कि वो एक सिंगल पीस नहीं, बल्कि उसको ऑर्गेनाइज भी ऐसे किया कि वो एक क्या कहना चाहिए, एक ग्रुप की तरह से हमेशा नज़र आए कि बहुत सारे हैं वो, और फिर उनकी जो प्लेसमेंट है वो खुद एक मीनिंग रखती है कि किस तरह सर्कल में है, कभी तो एक तरफ देख रहे हैं। तो उसका आई थिंक उसका ये हुआ कि ऑर्डिनरी सोल, जब मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा था तो वो आइसोलेशन में थे, लेकिन जब मैंने ऑर्डिनरी सोल्स एक कलेक्टिव बात करने की शुरू की तो वो बहुत ज़्यादा उनकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो गई, यानी एक कलेक्टिव। अब वो जो भी उनकी प्लेसिंग है, वो प्लेसिंग रैंडम नहीं थी, उनकी प्लेसिंग की भी एक सर्टेन सिग्निफिकेंस थी, और उनकी सिंप्लीफिकेशन की भी एक सिग्निफिकेंस थी। तो आई थिंक वो अगेन उसमें भी कोई 5-10 साल लगे, और वो आइडिया ये था कि बजाय एक की बात करने के अगर आप कलेक्टिव बात करें, यानी मैं अगर इन टोटलिटी देख रहा हूँ कि लोग ये इस तरह से हैं और वो मेरे काम में आ रहे हैं, तो वो फिर उस तरह से शुरू हो गया। सो वो जो नैरेटिव है उसमें बहुत सारे एक साथ चलते हैं। आप हेल्प कीजिएगा इसमें हमें समझने में कि इसमें कुछ रिलीजियस सिंबल्स भी हैं, और फिर कुछ लिटरेसी को भी आपने डिस्कस किया, ऑब्वियसली तख्ती वाले सिंबल्स और सब चीज़ों के थ्रू, और आई डोंट नो पॉलिटिकल भी है, ऑब्वियसली कॉमन मैन की बात करें वर्सेस आई डोंट नो हु, लेकिन कुछ इस तरह की टेंशन नज़र आती है ना उस चीज़ में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू जो चीज़ें देखी हैं उसको अपने काम के अंदर में। तो किस तरह से आप अपने काम को पोजीशन करते हैं कि ये एक्चुअली किन लोगों की बात कर रहा है या किस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है? कोई एक ख़ास एक पैराडाइम है या ख़ास किस्म का प्रेमिस है जिसको आपने फोकस किया हुआ इतने सालों से, या वो भी वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है? आई थिंक वो जर्नी जो वो इंडिविजुअल से, और इंडिविजुअल मैं खुद ही था कि मैंने अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू किया, अपनी चीज़ों को देखना शुरू किया, तो उससे वो एक ऑर्डिनरी सोल वाला, फिर मुझे लगा कि अच्छा ऑर्डिनरी सोल बेसिकली है क्या। मैं उसको, वो मेरे नज़दीक वो लोग हैं जिनको ना अपने आने का पता है, ना अपने जाने का पता है, ना उनको वो इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि उनके आने का मकसद क्या था। उनकी ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी और बच्चों की शादियाँ या इवेंचुअली कुछ, तो वो अकम्प्लिश करना ही उनके लिए सब कुछ होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द थे। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मुझे ये सब कुछ एक्सपोजर ना मिलता तो मेरी प्रायोरिटी भी यही होती, मेरी चीज़ें भी यही होती। तो उस एक्सपोजर ने अगर मुझे चेंज किया है या अगर मुझे सोचने का मौका, समझने का मौका दिया है,
तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अब वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि मैंने अपनी फैमिली से शुरू किया कि मेरी अपनी फैमिली के लोगों को मैंने उस जगह से निकाल के उनको एक अच्छी एजुकेशन या अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश। फिर जब मेरे अपने बच्चे बड़े हुए तो उनको भी मैंने, और वो फिर फैमिली तक लिमिट नहीं होता, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब आपका काम शेयर होता है, जैसे ये हम बात करें, ये इंटरव्यू पता नहीं कौन कौन लोग सुनेंगे, तो उसमें वो फिर अच्छा ये समटाइम्स रिएक्शनरी होता है कि कोई इंसिडेंट हुआ और उस पर मैंने काम में रिएक्ट किया। समटाइम्स वो एक आपकी जो इनर जर्नी है उसकी, अच्छा मेरा कांस्टेंट है वो जर्नी, वो कांस्टेंट है। मुझे बहुत यंग एज में बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ने का या ऐसे लोगों की सोबत में बैठने का मौका मिला कि जिसने यानी बच्चा एज ए बच्चा चीज़ें एंजॉय करता है, वो भी मैंने बेतहाशा की, लेकिन एक काइंड ऑफ अलग तरह की मेच्योरिटी। यानी मैं 12 साल की उम्र में मैंने अगर मसनवी पढ़ ली या मौलाना रूम की हिकमत रूमी, वो जो किसी ने उनको एक्सप्लेन किया, वो पढ़ ली। अब सोचो ना कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी उस तरह से भी इंजॉय कर रहा है, लेकिन वो चीज़ों का पर्सपेक्टिव उसका और भी बदलता चला जा रहा है। एनसीए के दिनों में एक बिल्कुल वो उस तरह की लाइफ जिसका कि आप एक रिमोट एरिया का बच्चा सोच भी नहीं सकता, वहाँ पे उन लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल को मैच करना, उनकी बात को समझना और उसमें कंट्रीब्यूट करना और अपने आप को काइंड ऑफ मनवाना, तो वो इस सारे ने ही ये पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम की है। जो आज मैं हूँ वो एक्सपीरियंसेस और वो सारे तो वही काम में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो कभी कभी वो बहुत काइंड ऑफ जो बाहर दुनिया में हो रहा है उसका इंप्रेशन मेरे काम, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, वो आ जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है जो मेरी एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल साइड है, या एक उसमें फिर वो कंसर्न नहीं होता कि ये वो भी अगेन अब कहने के लिए कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है, तो वो कोई जब सिंबल्स मुझसे डिस्कस करता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकूंगा और हम इसको अब जो इम्पोर्टेंट एरिया आ रहा है इसको हम दोबारा से फ्रेम करें कि ये क्या डिस्कशन है। कि जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी का जिक्र किया तो और फिर उससे रिलेटेड सिम्बोलॉजी, तो ये क्या अपनी सिंबल्स, मैं सोचा था कि क्या वो अपने खुद के इन्वेंट किए हुए हैं आपके सिंबल्स, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी मुझे नज़र आती है स्क्रिप्ट्स लिखे हुए जो आपने खुद ही बनाए हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन कर सकें। स्पिरिचुअलिटी और वर्सेस मंडेन, ये आप कैसे देखते हैं? जो ये फिज़िकल वर्ल्ड है इसकी मीनिंग और जो मेटाफिज़िकल की बात कर रहे हैं आप, वो कैसे देखते हैं इन दोनों की टेंशन, और अपने काम में किस तरह से उसको पोजीशन करते हैं? आपने शुरू की थी बात, सॉरी, लेकिन हम हाँ नहीं, वो ये एक इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मैं उसको उस तरह से शायद डिवाइड नहीं कर सकता कि कहाँ वो वाला चैप्टर ख़त्म होता है और कहाँ ये चैप्टर शुरू होता है, या कहाँ वो स्पिरिचुअलिटी एंटर होती है मेरे काम में, या कहाँ ये वर्ल्डली जो है वो एलिमेंट उसमें आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी कहाँ ख़त्म होती है और सोल कहाँ शुरू होती है, हमारा माइंड कहाँ, तो वो अगेन अब इसको हम और नहीं वो हाँ। सही है बिल्कुल, लेकिन कि स्पिरिचुअल जो चीज़ आप जो एक्सपीरियंस करते हो, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया, वो आपके काम में कैसे एंटर होती है, किस सूरत में? मैं ये नहीं कह रहा कि किस वक्त होती है और एग्जैक्ट, वो होती सिंबल्स के थ्रू है। मेरे अब जैसे ये विंग थॉट वाला है, अब जनरली एक परसेप्शन ये है, यानी जो हिस्टोरिकली अगर आप आर्ट में देखो कि ह्यूमन फॉर्म के साथ विंग्स लगा के और वो एंजल का एक, अब ये जो ह्यूमन फॉर्म है जो मेरा ही एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है उस ऑर्डिनरी सोल का, उसी को मैंने एक ख़ास तरह की विंग लगा के उसको मैंने विंग थॉट का जो है वो टाइटल दे दिया, या विंग थॉट का उसका कॉन्टेक्स्ट बना दिया। अब उसको कोई एंजल समझता है, कोई बर्ड समझता है, कोई कुछ समझता है, तो वो ठीक है, लेकिन जब वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि ये थॉट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब अगेन थॉट एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, बहुत एक इनटेंजिबल चीज़ है ना, कि आप उस मतलब थॉट को कैसे मैं अगर दिखाऊं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेटाफिजिकल चीज़ को किसी फिजिकल चीज़ में कैसे ट्रांसलेट करें, ये कैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं? ये हो जाता है, मतलब ये नेचुरल हो रहा है, ये होता रहता है। अब अगर हो सकता है किसी पॉइंट में मेरे जहन में सवाल आया हो कि मैंने अपने थॉट्स को
डिपिक्ट करना है तो क्या क्या होगा, या कुछ चीज़ हो रही होगी तो मैंने कहा कि अच्छा ये थॉट्स को डिपिक्ट कर सकती है। वो विंग थॉट वाला जो मोटिव है वो कितना आपके लिए फुलफिलिंग है कि वो चीज़ बिल्कुल सही तरह से कर रहा है, या आप मुस्तकिल उसको पुश किए जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से चल रहा है वो देखो आर्टिस्ट की आप अगर काम को क्रिटिकली देखो, अगर कोई आर्टिस्ट कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है और काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये कि उसका सीरियस कंसर्न है। समटाइम्स ये होता है कि आपको एक्सटर्नल अगर वो उस पर अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, यानी किसी आदमी का एक तरह का काम हिट हो गया तो वो उसको बनाया जा रहा है, ये वजह भी हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है। लेकिन अगर और ये वजह भी हो सकती है कि उसका कोई सीरियस कंसर्न है। तो ये बड़ी बारीक सी लाइन है व्यूअर को देखने के लिए कि अच्छा यार ये बहुत अरसे से ये चीज़ कर रहा है, तो आप उसको इस तरह से अप्रिशिएट भी कर सकते हो और मतलब उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो। तो अभी मुझे लगता है कि ये अभी और फ्लाई करेगा, अभी ये और नई जहतें ढूंढेगा। तो अभी मैं हूँ, लेकिन यू नेवर नो, अगर किसी पॉइंट में मुझे लगता है कि नहीं अभी कुछ और या कुछ नेचुरली आ गया तो मैं ओपन हूँ। जब्बार, एक और चीज़ हम लास्ट में कवर मैं सोचा था आपके थ्रू करेंगे क्योंकि इस पर काफ़ी डिस्कशन हमारी ज़ाहिर होती रहती है कि जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं प्रोफेशन के अंदर, वो गैलरी के अंदर काम एग्जिबिट करना और ये जो पूरा साइकिल है इस प्रोफेशन से रिलेटेड, उसमें कैसे सरवाइव करें। गैलरी किस हद तक अपना रोल प्ले कर रही है और क्या चीज़ है जो मिसिंग है जिसकी वजह से लोगों की स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। आई थिंक हमारी फील्ड का सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है बात वो ये कि इसका कोई फार्मूला नहीं है, और अगर किसी ने फार्मूला बनाने की कोशिश भी की या फार्मूला बन भी जाते हैं तो बहुत सुपरफिशियली चीज़ें होती हैं। अब अगर मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर किसी यंगस्टर को, ऑब्वियसली मैं उसी से गाइड करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं तो हर यंगस्टर को ये कहता हूँ कि ये फील्ड शायद पैसा कमाने के लिए नहीं है, शायद उसके ये उस अवेयरनेस के लिए है जो किसी और फील्ड के ज़रिए आपको शायद ना मिल सके। तो आपकी प्रायोरिटी आपका आर्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, बाकी चीज़ें वो पैकेज का हिस्सा हैं। वो आपको अगर आप सिंसियरिटी से और अपनी पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहे हो तो आपको फेम भी मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे। लेकिन अगर वो आपकी प्रायोरिटी पर आ गए तो फिर आप डी ट्रैक हो गए। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि बहुत से लोग, अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी बहुत फिल्थी रिच फैमिली से मैं पैदा हुआ होता तो शायद मेरे इश्यूज़ फ़र्क होते, मेरी मतलब मैं आर्ट कॉलेज में किसी और तरह से जाता, मेरा एक्सपीरियंस फ़र्क होता। तो ये कोई वो है नहीं कि किसी को घोल के आप पिला दो, मतलब कोई फार्मूला उसका नहीं हो सकता। आप गए, आपका एक सर्टन अलग एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक समटाइम्स कलेक्टिव तो एक गाइडेंस यही होती है कि आप अपनी सिंसियरिटी से काम करें, लगे रहें डिटर्मिनेशन के साथ। और जो एक स्ट्रगल का पीरियड है, मैं यह हमेशा कहता हूँ कि वो स्ट्रगल का पीरियड आप हर एक की ज़िंदगी में आता है। उसका स्पैन किसी के लिए 5 महीने होता है, किसी के लिए 5 साल होता है, कोई 10-10, 15-15 साल। लेकिन वंस यू सॉर्ट ऑफ मेक योर मार्क और वो आपका एक इम्प्रेशन बन जाता है, फिर चीज़ें फ्लो में चलना शुरू हो जाती हैं। मोस्टली यंगस्टर जो है वो गिव अप कर जाते हैं उस स्ट्रगल के पीरियड में कि गैलरी लिफ्ट नहीं करा रही, काम बिक नहीं रहा, काम पे अप्रिसिएशन नहीं हो रही। तो बजाय इसके कि वो क्रिटिकली अपने काम को देखें या अपनी उस चीज़ को देखें कि क्या वजह है कि क्यों नहीं हो रहा, वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं दूसरी फोर्सेस को कि ये तो जी वो बुरा है या वो बुरा है या उसने इनकरेज नहीं किया, उसने नहीं किया। वो बेसिकली उनके अपने लिए ही नुकसानदेह होता है। मैं इसको, मेरा पॉइंट एक्चुअली ये था कि आप अब ज़ाहिर है अपने प्रोफेशन में उस स्टेज पर हैं कि जहाँ पर अब आपके एक्सपीरियंस से लोगों को गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो सारा का सारा गैलरी का जो मतलब काम एग्जिबिट करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास हों, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी है बिजनेस इस सेंस में कि वो फिर ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लेवल पर जो म्यूज़ियम्स और गैलरीज़ की जो कमी है वो शायद एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस भी बन जाती है? इसको थोड़ा सा अगर, क्योंकि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं काफ़ी हद तक, तो उसका क्या आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है यहाँ पर? गैलरी का रोल जब तक एक मीडिएटर का रहे, जब तक कि उसका फैसिलिटेटर का रहे, तो आई डोंट माइंड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर गैलरी वाला वो जब उस्ताद बन जाता है, टीचर बन जाता है और वो फिर
लोगों को बताना शुरू कर देता है कि तुम ये करो, तुम ये ना करो, तुम ये, और उसकी भी अपनी एक रीजनिंग होती है, उसका वो कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, उसे पता होता है कि बायर्स को क्या चाहिए। अच्छा, उसे पता है बायर को क्या चाहिए, उसने आर्टिस्ट को कह दिया कि यार उस तरह का काम करो, आर्टिस्ट ने उस तरह का काम करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया, कंट्रोल भी हो गया, लेकिन वो आर्टिस्ट गया, फिर वो फिर अगेन वो एक टारगेट ऑडियंस को फुलफिल करने के लिए काम करता है। तो मतलब ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत सारी गैलरीज इस तरह नहीं भी करती, लेकिन मोस्टली गैलरीज इस तरह करती हैं, चाहे वो इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हों, चाहे वो फ़ौरन से कि अच्छा ये वाला नहीं, ऐसा कुछ करो या यूं कर लो। अब उसके कई लेवल हैं, मतलब कोई गैलरी वाला ये भी कहेगा कि लाल रंग की पेंटिंग बना के लाओ, कोई गैलरी वाला ये भी कहेगा कि वो वाली इमेजरी करके लाओ, कोई गैलरी वाला, बहुत कम ऐसे हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं जो आप कर रहे हो। जो आर्टिस्ट यंगस्टर्स को तो बेचारों को तो रौन देते हैं ना बिल्कुल ही, कि उसको तो वहाँ पे फर्म रहना, वहाँ पे वो चीज़ें अपनी के अपना बिलीव कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और उसकी अप्रिसिएशन और उसकी जो है एक्नॉलेजमेंट होगी, वो बहुत मुश्किल काम है, उस पर डटे रहना बहुत मुश्किल। लेकिन वो ऐसी जगह पर स्टेट की तरफ से अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो तो वो ज़्यादा, वो तो नथिंग लाइक इट ना, मतलब उसमें देखें, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म्स की वैरायटी हो, एक रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स हो, तो फिर आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कि वो प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर कभी आर्ट ना आया है, ना आने के भी फ़िलहाल कोई चांस है। आना चाहिए। हम हर प्लेटफॉर्म पे यही कहते हैं कि जहाँ जब कभी भी इंटरनेशनल किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो उनके लिए सबसे पहली बात तो ये थी, अच्छा एक पाकिस्तान से एक स्कल्प्टर, और स्कल्प्टर जब हम पोर्टफोलियो अपना शेयर करते हैं तो कि अच्छा फिगरेटिव काम वहाँ पे एग्जिबिट भी होता है, तो वो परसेप्शन एक या दो लोग कितना को चेंज कर सकते हैं। अगर फैसिलिटीज़ हों और एक काइंड ऑफ बैकिंग हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपकी पूरे मुल्क की परसेप्शन चेंज हो सकती है। अच्छा, जब्बार, आपकी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एक मैं सोचा था कि लोगों को और भी गाइडेंस मिल सकती है कि आप ये बताएं कि जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई आर्ट के अंदर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, वो खुद ब खुद आपको इनकम का ज़रिया बन जाता है अगर आप आर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि किस तरह की चीज़ से इंगेज करना चाह रहे हैं प्योर सेंस में। तो लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर वो सर्वाइवल इशू बन जाता है, तो वो अपने काम को सपोर्ट करने के लिए कुछ कमीशन का काम भी करते हैं। तो वो वाली चीज़ में आपने भी बहुत सारे लोग स्टेट बैंक के लिए काम किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा हेल्प करें, ख़ास तौर पे स्कल्प्टर्स के लिए, कि वो किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, डिफरेंट जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं कैसे वो हेल्प करती हैं। देखें, आई थिंक जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि डिफरेंट स्टेजेस हैं हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, ठीक है ना। अगर स्ट्रगल का टाइम है और आपके फाइनेंशियल हैंगअप्स हैं, तो आई डोंट माइंड कि अगर कोई कमीशन काम करता है या कमर्शियल काम करता है, लेकिन उस कमीशन या उस कमर्शियल काम करने का कितना इम्पैक्ट आपके जेन्युइन वाले काम पे पड़ता है, वो असल क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने जब एनसीए से करने के बाद मैंने बहुत कमर्शियल काम भी किए, मतलब फाइबर ग्लास के इंटीरियर्स भी किए हैं और उस तरह के भी किए हैं, और बहुत एक्सक्लूसिव कमीशन काम भी, जैसे स्टेट बैंक का म्यूरल है या और बहुत सारे लोगों के घरों में किया। तो वो एक काइंड ऑफ उससे इंस्टेंट पैसे या वो जो फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रही है, तो वो तो करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने शायद जो अच्छा किया वो ये किया कि उसकी वजह से मैंने अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यानी जो मैं अपनी काम को जो इवॉल्व करने की स्ट्रगल थी, होता ये है प्रॉब्लम कि जब आप कमीशन काम में या कमर्शियल काम में इन्वॉल्व हो जाते हो और इंस्टेंटली पैसे आपको मिलने लगते हैं, तो फिर आप कहते हो कि यार ये पता नहीं कब बिकेगा नहीं बिकेगा, एग्जिबिट होगा नहीं होगा। हालांकि जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ये अगर प्रायोरिटी पर रहे तो उसको, मतलब जैसे सपोज सही मैं बात समझ गया। जैसे टीचिंग भी कुछ लोग करते हैं, वो टीचिंग एक सर्टेन टाइम तक आपकी ज़रूरत होती है यार कि आप टीचिंग भी करें तो आपका ब्रेड एंड बटर चलता रहे, क्योंकि लेकिन समटाइम आपको लगता है कि आप फुल टाइम स्टूडियो प्रैक्टिस से अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो नथिंग लाइक। बहुत ज़बरदस्त रहा आपसे ये गुफ्तगू का सेशन, और आई होप दोबारा जल्द मौका मिलेगा, फिर से बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मज़ा आया, और मैं एक बार फिर आपको और RTV की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं और बहुत दिल से कर रहे हैं।
So wish you all the very best. Thank you very much. थैंक यू जब्बार. Thank you.